नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात हो रायपुर में प्रदेश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है और आज प्रदेश भर में मिले 455 कोरोना मरीज। आज 4 लोगों के कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 225 पहुंच चुका है और साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 23,800 हो गई है। रायपुर में आज सर्वाधिक 219 संक्रमित मिले, दुर्ग में मिले 92 और रायगढ़ में 52 संक्रमित, राजनांदगांव में 25, महासमुंद में 17 और बिलासपुर में 12 संक्रमित पाए गए और इस तरीके से 400 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत की जानकारी है। रायपुर से बड़ी खबर है जहां प्रदेश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है और दुर्ग में 92, रायगढ़ में 52 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और इसी के साथ राजनांदगांव में 25, महासमुंद में 17 और बिलासपुर में 12 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार को लेकर सदन में भी हंगामा हुआ। बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार पर कोविड की रोकथाम में विफल होने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अस्पतालों में संसाधनों के अभाव और जांच में कमी का मुद्दा उठाया। पूर्व मंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर में मौत पर भी सवाल उठाए। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार पर उत्सव मनाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी के आरोपों पर आपत्ति जताई। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने कोरोना की बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री के नहीं होने पर सवाल उठाए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता क्वारंटाइन सेंटर में ही सिमट गए। अगर विपक्ष कोरोना पर इतना ही चिंतित था तो शून्यकाल में किसी ने क्यों नहीं प्रश्न पूछा। सीएम ने कहा कि कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए 2 मंत्रियों को तैनात किया गया है। वहीं अन्य मंत्री अपने अपने विभागों की जानकारी देने के लिए स्वतंत्र हैं। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की भी जांच की जा रही है ताकि वेंटिलेटर, आईसीयू की आवश्यकता ही न पड़े। सीएम ने विपक्ष के तमाम आरोपों को निराधार बताया। तो कोरोना पर सियासत कोई बिंदु के फर्क हो सकते हैं। शुरू में जो प्रोटोकॉल मान लीजिए जारी हुए हो कि विदेशी लोग आ रहे हैं तो किन देश के लोगों को जांच करना है, तो वैसे गाइडलाइंस आते थे। पहले 1 देश आया, फिर 4 देश आए, फिर 10 देश आए, फिर सबका जांच होने लगा। तो इस प्रकार के हैं। वैसे विस्तृत प्रोटोकॉल आईसीएमआर और भारत सरकार का है। सदस्य चाहेंगी तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। इसकी कॉपी 22 पन्ने की है। पूरा जो प्रोटोकॉल है वो अंकित है, लिखित। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ मुद्दे उठाए गए, विपक्ष ने क्या सवाल किए? देखिए रेनू, जिस तरह से कोविड-19 को लेकर स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लाया था उस पर अभी भी सदन में चर्चा चल रही है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बड़ी बात ये बयान दिया है सदन के अंदर। उन्होंने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर 5 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ में वापस आए हैं उनको उनके खाते में 1,000 रुपए सरकार अगर देने की घोषणा करती है तो उसमें विपक्ष भी उनका साथ देगा। तो एक बड़ी बात डॉक्टर रमन सिंह ने कही है। हालांकि उसका जवाब अभी जब टीएस सिंहदेव अपना फाइनल वक्तव्य देंगे तब वो बताएंगे कि वो क्या इस सुझाव को मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन एक बड़ा सुझाव जिस तरह से मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने दिया है कि 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से वापस छत्तीसगढ़ आए हैं उनके खाते में डाला जाए। तो ये माना जाए कि जिस तरह से कोरोना को लेकर आज सदन की दूसरे दिन भी कोरोना को जो संक्रमण काल जो छत्तीसगढ़ में पांव पसार रहा है उसको देखते हुए सदन में काफी हंगामा हुआ। और जिस तरह से जो सवाल जवाब के बाद में जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जब बोल रहे थे तो उस बीच में जो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उन्होंने उनको रोका तो उसमें तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो इस तरह सदन की जो कार्यवाही है और साथ ही जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल लगातार जो हाथियों की जो मौतें हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा है कि 3 महीने में 10 हाथी की मौत हो गई है। तो क्या यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय गिरोह कोई सक्रिय है जो यहाँ पर लगातार जो हाथियों की मौत हो रही, क्या उसमें शामिल है? तो उसमें वन विभाग के जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई गिरोह यहाँ पर सक्रिय नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार सवालों के घेर रहे हैं और घेरते हुए जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पे हावी होता दिख रहा है, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में 2 दिन का शेष सदन और बचा है। जिस तरह से अनुपूरक बजट की बात करें तो अनुपूरक बजट को सदन के पटल पे रख दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। कल उस पर चर्चा होनी है
तो जिस तरह से क्या मांगे रहेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि हंगामा विपक्ष मूड बना के रखा हुआ है पहले से। जो रणनीति कल बनाई थी विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने, उसको देखने को सदन में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम ने सदन के पटल पर रखा अनुपूरक बजट। जी हां, 3,807 करोड़ 46 लाख रुपए का अनुपूरक बजट है। राज्य सरकार का पहला अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट पर सदन में कल चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा है, जो कि 3,807 करोड़ 46 लाख रुपए का अनुपूरक बजट है। राज्य सरकार का पहला अनुपूरक बजट है ये, और सदन में कल इसको लेकर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा है। तो अनुपूरक बजट पेश किया गया। मानसून सत्र का दूसरा दिन था और 3,807 करोड़ 46 लाख रुपए का यह अनुपूरक बजट है। राज्य सरकार का पहला अनुपूरक बजट है। कई सारे सेक्टर इसमें शामिल रहेंगे। अनुपूरक बजट पर सदन में कल चर्चा होगी। किन किन सेक्टर्स में अनुपूरक बजट का इस्तेमाल किया जाना है। तो सदन में शून्यकाल के दौरान बीजेपी ने संसदीय सचिव का भी मुद्दा उठाया। बीजेपी सदस्यों ने कहा, जब बीजेपी सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई तो कांग्रेस के नेता ने विरोध किया और कोर्ट तक चले गए। अब इस पर उनकी क्या राय है, बताएं। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो निर्देश आया हुआ है उसका पालन करते हुए संसदीय सचिव बनाए गए हैं। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, संसदीय सचिवों को मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें यहां पर परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायकों से पूछा कि क्या इसके पहले संसदीय सचिवों का परिचय कराया गया है। बीजेपी सरकार के समय हाई कोर्ट का फैसला आया था, तब तो उन्होंने फैसले के बारे में नहीं बताया। 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। आखिर इनका स्टेटस क्या है, इनकी वैधानिकता क्या है, इनका अधिकार क्या है और उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है। इतना सब उठाने के बाद में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। ना प्रदेश की जनता को मालूम है उनके बारे में, ना विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको मालूम है, और मुझे लगता है ये स्थिति साफ होनी चाहिए। हम आपत्ति कहां कर रहे हैं? हम तो आपत्ति ये कर रहे हैं कि अगर पिछली सरकार के संसदीय सचिवों के अधिकारों को कटौती माननीय उच्च न्यायालय ने किया है, उस कटौती का अक्षरशः पालन भी होना चाहिए और उस कटौती की जानकारी भी सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकार छीन लिए हैं उन अधिकारों को गुप्त दरवाजे से उनको दे दिए जाए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कौशिक ने पूछा कि किस आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया गया है और जूनियरों को बिठाया गया है। वहीं आरोप पत्र वाले अधिकारियों को हटाने के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष ने पूछा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जरूरत के हिसाब से इन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। जोगी कांग्रेस के नेता धर्मजीत सिंह ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से बिलासपुर रायपुर के नेशनल हाईवे की खराब स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस मामले में गडकरी जी से बात करके समाधान कर लिया जाएगा। और कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार में सब जगह बैठाया जा रहा है। यदि बैठाने की इच्छा है तो डीपीसी कराना चाहिए और डीपीसी करा करके बैठाना चाहिए। साथ में नियमों का अवहेलना की जा रही है कि जिनके खिलाफ में जांच चल रही है, जिनको आरोप पत्र दिया गया है, उनसे वरिष्ठ अधिकारी है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से मनमाने तरीका से बैठाया गया है, इस विषय को लेकर के आज मंत्री जी से आने वाले समय में उसकी कार्रवाई करने के लिए इस प्रश्न के माध्यम से हमने बात किया है। पहली बार हम लोग इतना बड़े लाट में प्रमोशन और डीपीसी कर रहे हैं। एक साथ 8-8 एसी का चीफ इंजीनियर में आज तक नहीं हुआ है। वो हम लोग तत्काल डीपीसी करके कर दिए। जैसे मैंने पहले बताया, विभाग में किसी को भी आप पूछवा सकते हैं। ई से एसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि प्रमोशन डीपीसी जल्दी करवाओ। हमारे विभाग में ई का एसी का बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं।
माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये नेशनल हाईवे का है। मैं कहा नेशनल हाईवे कोई जमींदार नहीं है छत्तीसगढ़ का। नेशनल हाईवे का हो या किसी भी हाईवे का हो, छत्तीसगढ़ की जनता को उसमें चलना है। आप टोल टैक्स भी वसूली कर रहे हैं तो आपको तत्काल मरम्मत कराना चाहिए। मुझे मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो शीघ्र ही उस नेशनल हाईवे के जहां जहां पर भी गड्ढे हैं और जर्क है और जहां दुर्घटना होने की संभावना है उसको सुधारने का काम वो करेंगे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में हाथियों की मौत का मुद्दा उठाया। अग्रवाल ने कहा कि 3 महीने में प्रदेश में 10 हाथियों की मौत हुई है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एक खास क्षेत्र में ही हाथियों की मौत हो रही है। क्या कोई इंटरनेशनल माफिया छत्तीसगढ़ में सक्रिय है? जवाब देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि एक हाथी की मौत अधिक उम्र होने की वजह से हुई। वन मंत्री ने छत्तीसगढ़ में किसी गिरोह के सक्रिय होने की बात को नकारा। हाथी क्यों मर रहे हैं और ये सरकार उसके प्रति पूरी तरह लापरवाह है। अगर हाथी जैसा जानवर को लोग जहर देकर मार रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो छत्तीसगढ़ में हाथियों को इस प्रकार से हत्या कर रहा है और उसके ऊपर में चर्चा करवाएं। पूरे पिछले 3 महीनों में 10 से ज्यादा हाथी मरे हैं और पिछले 18 महीनों में तो लगभग मेरी जानकारी में 50 से ज्यादा हाथी छत्तीसगढ़ में मरे हैं। यह गंभीर मामला है और इसके ऊपर में विधानसभा के सत्र में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में नीट, जी एग्जाम और जीएसटी के मुद्दे सहित कई मामले पर चर्चा हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें जीएसटी का बकाया पैसा 2300 करोड़ अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। पिछले 4 महीने से हमें पैसा नहीं मिला है। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, अभी तक कोई एजेंडा नहीं बताया गया। अगर कल ये फैसला हो जाता है कि राज्यों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। वहीं सीएम भूपेश ने कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा लिए जाने पर विरोध जताया है। जीएसटी का मामला है। हम लोग उत्पादक राज्य हैं और इस कारण से 2022 तक हम लोगों को कंपनसेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से किसी भी राज्य को कंपनसेशन की कोई एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। जबकि आवश्यकता अभी जो स्थिति है 2022 से बढ़ा के बल्कि 2027 तक ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो उत्पादक राज्य हैं वहां से होना चाहिए। मैं इस मत का हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी बैठक ले रहे हैं लेकिन एजेंडा कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 एकड़ वाले चपरासी को समिति 54 मीट्रिक टन यूरिया दे देती है। जब ऐसे हालात होंगे तब स्टॉक रहते हुए भी किसान खाली हाथ ही रहेंगे। रायगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी का ऐसा ही एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खाद को लेकर छत्तीसगढ़ में किसान से लेकर सदन तक हंगामा मचा है। रायगढ़ में यूरिया को लेकर जो खुलासा हुआ उससे सारी स्थिति साफ होती नजर आती है। दरअसल यूरिया बांटने वाली समिति के लोग ही कृत्रिम अभाव दिखाकर यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। मसलन रायगढ़ में समिति के चपरासी के नाम पर करीब 1 एकड़ जमीन पर 54 मीट्रिक टन का यूरिया आवंटित कर दिया गया। मैं एक भी बोरी नहीं लिया हूँ, सब उसको निकाला गया है और किसान लोग को वितरण किया गया है। दस्तखत नहीं, अंगूठा लगता है सर। जो परमिट और पात्रता के अनुसार उनका रकबा और पात्रता के अनुसार उनको खाद दिया गया है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन नहीं, उनके नाम से भी खाद आहरित किया गया है। तो वैसा नहीं किया गया है, खाद दिया नहीं गया है, लेकिन उसमें दिखाया है। वहीं पूरा मामला सामने आने पर अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमको अपना खाद लिए उसके बाद अंगूठा लगवाए तो हम लगा दिए, हमको समझ में नहीं आया कि हमारा करार है किसी और का करार है, तो उसके बाद चढ़ा दिए, हमको पता नहीं। हमने 2 केस ऐसे पकड़े हैं जिसमें कालाबाजारी का प्रॉब्लम हुआ है और इसमें हम जो फूड कंट्रोल ऑर्डर जो इसको गवर्न करता है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी स्पष्टीकरण मांगा है और उसमें अभी देख के एफआईआर भी दायर की जाएगी। साफ है समिति प्रबंधकों और जमाखोरों की वजह से प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं सरकार की तमाम कोशिशों पर पानी फिर रहा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां विधायक भीमा मंडावी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या में शामिल 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 3 इनामी नक्सली शामिल हैं। लोन वाराटू अभियान से प्रभावित होकर किया सरेंडर। अभियान के तहत अब तक 102 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दंतेवाड़ा से खबर, विधायक भीमा मंडावी की हत्या का पूरा मामला है। हत्या में शामिल 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। लोन वाराटू अभियान से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने सरेंडर किया और अभियान के तहत अब तक 102 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और ये एक बड़ी पहल भी है, जहां पर मुख्य धारा से जुड़ने के लिए नक्सली अपनी जो नक्सलियों की जो विचारधारा है उससे परेशान होकर उसे छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला ले रहे हैं। लोन वाराटू अभियान के तहत इससे प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया। और रायपुर से खबर, रेप के आरोपी पूर्व डीएमई हुए फरार। जहां गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके ठिकानों पर दबिश दी। घर पर नहीं मिले डॉक्टर आदिले, उनका फोन भी आ रहा बंद। स्वास्थ्य विभाग की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में रेप के आरोपी पूर्व डीएमई फरार हुए। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके ठिकानों पर दबिश दी। घर पर आदिले नहीं मिले डॉक्टर आदिले, उनका फोन भी बंद आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है और उसके बाद से उनकी लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। और रायपुर से खबर है, एसआई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। 28 अगस्त को अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन और रैली। 655 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं बढ़ रही आगे। कुछ दिनों पहले थाने में भी अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। एसआई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से काफी नाराज हैं अभ्यर्थी। रायपुर से बड़ी खबर है, कुछ दिन पहले थाने में उन्होंने आवेदन भी दिया था। वहीं ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए अब रेंज स्तर पर साइबर थानों का गठन किया जाएगा। साथ ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी एक स्टेट साइबर थाना खोला जाएगा। गृह विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सभी रेंज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और बस्तर रेंज में एक साइबर थाने होंगे, जहां लोग ऑनलाइन ठगी होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। और जो मामले बड़े होंगे या जिनका संबंध अंतर्राज्यीय स्तर का होगा, उसके लिए स्टेट साइबर थाना जांच करेगा। बलौदाबाजार में तेज रफ्तार के कहर की तस्वीर तीसरी आंख में कैद हो गई। और आप भी देखिए तेज रफ्तार का कहर बरपा, देखिए तस्वीरें। बलौदाबाजार में कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत का एक वीडियो सामने आया है। हादसे में 2 बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्सीडेंट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बाइक सवार 2 लोग अपनी अपनी दिशा में जा रहे थे। तभी सामने से आती हुई एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों लोग हवा में उछल गए। बाइक में पीछे बैठा व्यक्ति तो कार को लांघते हुए काफी दूर जा गिरा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही कार सवार वहां से भाग निकला। हालांकि बाद में कार सवार पकड़ा गया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि यह हादसा एक कार के दूसरी कार को ओवरटेक करने के चलते हुआ। हादसे में कार भी सामने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं जगदलपुर में जिला सहकारी बैंकों में कोरोना नियमों का जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों के साथ साथ प्रशासन भी इसको लेकर बेखबर है। कोरोना से बचने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, उसकी किसी को परवाह नहीं। दरअसल किसान यहां अपने किश्त को लेकर राशि लेने पहुंच रहे हैं। वहीं बैंक प्रबंधन और लोग एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। तो बैंकों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। यहां पर लोग अपने जो किश्त की राशि है वो लेने पहुंचे हैं और इसके चलते किसान जब पहुंचे तो यहां पर भारी भीड़ जुट हो गई। हालांकि काफी इस दौरान बहस भी हुई और समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ती हुई ये तस्वीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।